गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम वैल्यू एडिड मेथड के कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि पिछले हमने जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े उसमें किस तरह से क्या फॉर्मूला आता है मेथड्स का, वैल्यू एडिड मेथड, नेशनल इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, हमने तीनों मेथड को बड़े अच्छे तरीके से समझा, उनके फॉर्मूलाज का समझा। बट कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे, तभी हम बेटर वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये जो मेथड है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, ये मेथड बड़े इंपॉर्टेंट मेथड है और न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को ध्यान से करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ पॉइंट्स हमें फॉलो करने चाहिए। फॉर्मूला तो हमें आएगा बट कुछ पॉइंट्स भी फॉलो करना है। बच्चों, ये ध्यान रखना कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है, जो जनरली हमें पढ़ाया जाता है, बड़ा मिसलीडिंग कई बार हो जाता है। हम लोग डिफरेंट चैनल से आप लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को कंफ्यूज मत करिए। अथेंटिक सोर्स जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए वो आप फॉलो करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी की ज़रूरत है। तो हम उस क्वालिटी को थोड़ा सा, इन लॉकडाउन के पीरियड चल रहा है हमारा, तो हमारे बच्चे भी जो स्कूल के, खासकर केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं, नवोदय विद्यालय के बच्चे घर पे हैं और कई सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे घर पे हैं, तो कई सारे सोर्सेज जो हैं वो फाइंड कर रहे हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए। तो मैंने एक, मतलब ये मेरी तरफ से एक एफर्ट है कि मैं एक क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि मेथड को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए वो हमारे पास ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो है इस वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये पॉइंट ढंग से याद रख लेते हैं, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो। तो लेट अस बिगिन विद द वैल्यू एडिशन मेथड या वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने हैं वो देखिए, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो देनी है फॉर्मूला पे। सबसे पहले जो भी मेथड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला वैल्यू एडिड के लिए सबसे पहले हमने वैल्यू एडिशन आना चाहिए कि वैल्यू एडिशन क्या है, देन वी आर एबल टू फाइंड द नेशनल इनकम। सो वैल्यू एडिशन ऑफ ए फर्म, तो सबसे पहले एक फर्म की वैल्यू एडिशन निकालनी है, फिर जो है उन फर्म्स का सम अप करना है वैल्यू एडिशन का। तो एक फर्म का वैल्यू एडिशन, कितना वो वैल्यू एडिशन कर रहा है वो फर्म ओवरऑल, तो वो कैसे निकाला जा सकता है, वो उस साल सेल कितनी कर रहा है, क्योंकि जितना सेल किया होगा दैट मीन्स उतना प्रोड्यूस किया है, उतना वैल्यू का आउटपुट वो प्रोड्यूस कर चुका है। दैट मीन्स वो सेल्स जो होगा वो टोटल आउटपुट का पार्ट होगा। तो सेल्स से हम टोटल आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें अगर उसका सारा का सारा, जिस साल में वो प्रोड्यूस किया, सारा का सारा अगर सेल नहीं हो सका, तो आपका टोटल आउटपुट में जो है वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आएगा, क्योंकि जो अनसोल्ड आउटपुट होगा वो हमारा स्टॉक में जाएगा। ठीक है, उसमें से हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी हमने इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्च किया है, रॉ मटेरियल पे खर्च किया है, वो सारा का सारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होगा। जीडीपी एट एमपी, जब हम जीडीपी, नेशनल इनकम निकालने के लिए जीडीपी एट एमपी पहले निकालना पड़ेगा, तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है वो मेथड से हम जीडीपी एट एमपी हमें मिलेगा। वो किस तरह से, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी, एंड हाउ वी विल गेट द ग्रॉस वैल्यू एडिड ऑफ द होल इकोनॉमी, बाय गेटिंग ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी ऑफ ऑल द फर्म्स इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी फर्म्स हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी फर्म्स हैं, टेरिशरी सेक्टर में जितनी भी फर्म्स हैं, वो सारी की सारी जो हैं उनका वैल्यू एडिशन सबका जब हम ऐड करेंगे, हर एक फर्म का इस तरह से वैल्यू एडिशन पॉइंट करके ऐड अप करेंगे, तो जो हमें मिलता है वो मिलता है ग्रॉस, अनलेस एंड अनटिल उसने बोला नहीं है कि आप नेट फाइंड करो तो डेप्रिसिएशन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू एडिशन से व्हाट वी गेट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट एमपी, जब हम सारे सेक्टर्स की फर्म्स को वैल्यू एडिशन निकालते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में देना है वो देना है सेल्स ऑफ ए फर्म। अब जो सेल्स जब आप कैलकुलेट करोगे, तो ये सेल्स ऑफ ए फर्म जो होगा, इट कैन बी सब डिवाइडेड। मतलब जो सेल्स है, टोटल सेल्स है, अगर उसकी मैं डिफरेंट डिविजन्स बनाऊं या डिफरेंट हेड्स बनाऊं, तो सेल में कौन कौन सी आएंगी। एक तो फर्म जो है गवर्नमेंट को सेल करती है, इतने कई सारी फर्म्स होंगी जो गवर्नमेंट को भी सेल करेगी, गवर्नमेंट भी परचेज करती है। गवर्नमेंट को पीडीएस के थ्रू राशन अगर देना है तो राशन भी वो परचेज करेगी। ठीक है, वीट परचेज करेगी, फार्मर से परचेज करेगी, मिल ओनर से परचेज करेगी। इसी तरह गवर्नमेंट कई तरह की ब्रिजेस बना रही है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रही है, तो जितना भी मटेरियल जरूरी नहीं कि सारा गवर्नमेंट खुद बना रही है, तो गवर्नमेंट को डिफरेंट फर्म से परचेज करना पड़ेगा, तो वो फर्म जो है गवर्नमेंट को सेल करेंगी। तो एक हेड सेल्स में आपका आ जाएगा सेल टू गवर्नमेंट।
दूसरा सेकंड सेल्स टू अदर फर्म्स या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। बाकी फर्म्स को एक फर्म दूसरे फर्म को सेल भी करती है, ठीक है, और फिर दूसरी फर्म उसको एज ए रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड जो है जान के लेके तो वो उसको फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करती है। तो सेल्स टू अदर फर्म्स या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, वो जो सेल होगी दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टोटल सेल। और ये दोनों जब हम मिलाएंगे यानी कि कंट्री में एक तो गवर्नमेंट को सेल गया और जितनी भी फर्म्स हैं या फिर हाउस होल्ड भी आप लिख लो, सेल्स टू फर्म्स, इंस्टीट्यूशन एंड हाउस होल्ड, ठीक है। जब आप दोनों ऐड कर लोगे व्हाट यू विल गेट इज द डोमेस्टिक सेल्स। कई बार हमें एग्जाम में डोमेस्टिक सेल्स दे दिया जाएगा, डोमेस्टिक सेल्स और कुछ नहीं दिया होगा, डोमेस्टिक सेल्स दैट मींस डोमेस्टिक सेल्स विल बी इक्वल्स टू टोटल सेल ऑफ ए फर्म, ठीक है। थर्ड जो कंपोनेंट है वो आता है आपका एक्सपोर्ट। ये डोमेस्टिक सेल हुआ, ये फॉरेन सेल हो गया कि जो हम अब्रॉड में हम चीजें बेच रहे हैं, तो उससे वो हमारा जो हुआ वो हो जाएगा एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू सेल्स, और टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू अदर फर्म्स, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, हाउस होल्ड्स प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू सेल्स। और अगर आपको न्यूमेरिकल में टोटल सेल्स दे दिया जाता है, टोटल सेल्स अगर आपको दे दिया जाता है, तब आपको इनमें से कोई भी कंपोनेंट नहीं लेना है, ओके। और अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया जाता है तब आपको ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना है, ये जितने भी 3-4 कंपोनेंट्स हैं ये नहीं लेने हैं। और अगर आपको एक्सपोर्ट्स अलग से दिया है तो एक्सपोर्ट आपको अलग से लेना है, ओके। तो डोमेस्टिक प्लस फॉरेन सेल दैट मींस डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू सेल, एंड सेल इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्लियर? ये बड़े ध्यान से करना कि टोटल सेल अगर दिया है तब ये कंपोनेंट भी कई बार न्यूमेरिकल में पूछे होते हैं साथ में। वो गवर्नमेंट सेल्स टू गवर्नमेंट 50, सेल्स टू अदर फर्म्स से फर्म बी और सी 10, बट टोटल सेल साथ में 500 भी दिया, तो आपने वो जो 500 है वो कैलकुलेट करना है, और ये जो 100 या जितना भी दिया होगा टोटल सेल्स में इसको फिर इग्नोर कर देना है। अगर ये नहीं दिया होगा देन आपने इसको सम अप करना है। होपफुली आपको समझ आया होगा। नोट, इफ टोटल सेल इज गिवन देन, ये मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, अगर टोटल सेल गिवन होगी देन नो नीड टू कैलकुलेट दिस और दिस सेपरेटली, ठीक है। तो अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगी यहां पे भी। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक। व्हाट इज दिस चेंज इन स्टॉक? आपको पता है चेंज इन स्टॉक क्या है? बेसिकली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मैंने पहले ही बताया जब सारा का सारा आउटपुट सेल नहीं होगा तो कुछ आउटपुट जो है हमारा अनसोल्ड रह जाएगा, जो अनसोल्ड होगा वो स्टॉक में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए स्टॉक में एडिशन कितना हुआ हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ? फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में फर्म के पास स्टॉक, हर फर्म अपने पास स्टॉक रखेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि मार्केट में डिमांड अगर इंक्रीज हो जाती है तो फर्म के पास वो टाइम होना कि प्रोडक्शन शुरू करेंगे और तब तक वो डिमांड जो है वो फुलफिल करेंगे। सो बेटर फर्म्स जनरली क्या करती हैं कि अपने पास रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड और सम फिनिश गुड्स भी स्टॉक अपने पास रखती हैं। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में उसके पास स्टॉक है वो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब वो स्टॉक को कैलकुलेट करेगी वो टोटल स्टॉक होगा। कई बार टोटल स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा हो सकता है। ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर गुड्स अनसोल्ड हो गई, ठीक है, तब वो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक से बड़ा होगा, क्योंकि उस टाइम स्टॉक में एडिशन हो जाएगी। सपोज स्टार्टिंग ऑफ द स्टॉक जो है वो 100 था, और जब हमने क्लोजिंग किया और क्लोजिंग में स्टॉक जो है वो 200 हो गया, तो बढ़ गया। तो अल्टीमेटली एडिशन कितना होगा? जो 100 गुड्स 100 हैं यूनिट्स, 200 माइनस 100, तो वो जो है दिस इज अनसोल्ड, अनसोल्ड स्टॉक है ये आपका, ठीक है। क्योंकि आपने क्लोजिंग में जब आपने ईयर सेशन एंड ईयर एंड जब आपने किया, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तब आपने देखा आपके पास स्टॉक 200, जब स्टार्टिंग में आपका 100 दैट मींस 100 यूज अनसोल्ड होगी। कई बार ये नेगेटिव में भी आ सकता है भाई। नेगेटिव में कैसे आ सकता है? अगर मैं 200 ना लिख के यहाँ पे लिख दूं कि आपका या क्लोजिंग 100 है, जब ओपन हुआ था स्टॉक तब 200 था, इस केस में अब 100 माइनस 200 इज इक्वल्स टू माइनस 100, दिस इज अनसोल्ड। तो ये माइनस अनसोल्ड कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जब हमने ईयर फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया तो हमने क्या किया, जो हमने ओपनिंग के टाइम पे जो हमारा स्टॉक था वो भी सेल हो गया, प्रोड्यूस हुआ, वो तो हमने सेल किया, प्लस हमारे पास डिमांड हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा थी, इसलिए हमने जो प्रीवियस स्टॉक हमने रखा था उसमें से भी कमी आ गई। तो उसमें कमी आई, कितनी कमी आई? तो वो होगा 100 माइनस 200 यू आर 100। दिस इज नॉट अनसोल्ड स्टॉक बट दिस इज सेल्स आउट ऑफ द प्रीवियस स्टॉक, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और अगर आपको अनसोल्ड स्टॉक दिया हो आउटपुट का प्रोड्यूस ड्यूरिंग, दैट इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अनसोल्ड स्टॉक अगर नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में भी हो सकता है, तो चेंज इन स्टॉक आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है
कि आपका ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो अगर आपको नेगेटिव दिया तब भी आपने उसको एडिशन में लेना ही लेना है, आपने जब कैलकुलेशन में लेना ही लेना है। नेक्स्ट आपका आता है डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन कहां पे यूज होता है बेसिकली? डेप्रीसिएशन क्योंकि जब हमने ग्रॉस वैल्यू एडिट लिया होता है, दैट इज जीडीपी एट एमपी हमें मिलता है, हमें अभी नेशनल इनकम निकालना है तो जीडीपी एट एमपी में से डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो डेप्रीसिएशन क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो डेप्रीसिएशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, बच्चे कई बार ये नहीं पता होता स्टूडेंट्स को कि डेप्रीसिएशन में वो डिफरेंट वे से अलग अलग तरीके से डेप्रीसिएशन को पूछा है। मैंने कुछ वेज लिखे हैं किस तरह से, जैसे डेप्रीसिएशन अगर कैलकुलेट, कई बार डेप्रीसिएशन ना लिख के वो क्या लिखेगा, वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस वेयर एंड टेयर होंगे, जो फर्म पे इनकर होंगे, वो सारे जो है एक्सपेंसेस जो है वो डेप्रीसिएशन ही होता है। ठीक है, या फिर लिख जाएगा रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिक्स एसेट में जो रिडक्शन हो गई, फिक्स एसेट कौन सी हुई, आपकी मशीन है ना, प्लांट्स इक्विपमेंट्स, उसमें जो रिडक्शन हुआ, फिक्स एसेट में जो रिडक्शन हुआ, रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन उसकी वैल्यू में रिडक्शन कैसे हुआ भाई। एक मशीनरी अगर हम बाय कर रहे हैं आज, ठीक है, और हर साल उसकी वैल्यू जो है डिप्रिशिएट होती है। ठीक है, तो उस मशीन की वैल्यू जो है कम होगी। अगर आज मैं 1 लाख की मशीन खरीदता हूं तो नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू जो है 80,000 या 90,000 ही रहे, वो डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन रेट क्या है। तो डेप्रिसिएशन रेट अगर 10% है तो उस केस में हमारी मशीन की वैल्यू जो है वो 10% कम हो जाएगी। तो 1 लाख अगर आपने मशीन खरीदा है तो नेक्स्ट ईयर में अगर 10% डेप्रिसिएशन के हिसाब से उसकी वैल्यू 90,000 हो जाएगी, और नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू जो है अगेन 10% 9,000 कम हो जाएगी। ठीक है, दैट मींस 81,000 रह जाएगी। तो एवरी टाइम जब डेप्रिसिएशन होता है तो फिक्स एसेट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस, तो कई बार क्या होता है इसकी वैल्यू दे देगा वो, ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं देगा। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये ऑलरेडी मैं पहले भी, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है, कई बार जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जो मशीनरी हम यूज कर रहे हैं, वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है, यानी कि न्यू इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट में आती है और इस चीज का हमें पता होता है। ठीक है, तो जब हमें पता है, हमें एक्सपेक्टेड है कि हम जो मशीन अभी ले रहे हैं ये आने वाले 2 साल में जो है वो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये नहीं कि मशीन तो वैसी है, बट क्या हुआ, न्यू इंप्रूव वर्जन आ गया। ठीक है, तो अगर आपको वो देखना है तो आप हमेशा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है वो भी अकाउंट में लेके चलते हो। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, बट एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद लास्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब जो फिक्स कैपिटल आपकी यूज हुई, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो ये डिफरेंट नाम है जिससे डेप्रिसिएशन को बताया जाता है। हाँ, कई बार क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन जो है वो डायरेक्टली ना देके लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड, जो मशीनरी या गुड की जो है कैपिटल गुड की कॉस्ट दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि जो है वो उसका जो है लाइफ स्पेन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कि इस मशीन की लाइफ जो है वो, सपोज जैसे मैंने 1 लाख की मशीन ली थी तो मैंने बताया कि इस मशीन का लाइफ जो है वो अगर 10 साल है, ठीक है, वहां दे दिया जाएगा वैल्यू ऑफ ए मशीन, मशीन का वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख है, मशीन का वैल्यू 1 लाख है, मशीन से मशीन एम मशीन में ले रहा हूं, तो एम मशीन का वैल्यू 1 लाख है, तो 1 लाख मशीन का वैल्यू है, और लाइफ स्पेन यानी कि ये मशीन कितनी देर तक काम कर लेगी, इसका लाइफ टाइम, लाइफ कितनी है इस मशीन की, अगर मैं बोलता हूँ इसकी लाइफ जो है 10 ईयर्स है, अगर मेरे को डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, तो उस केस में डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ दिस मशीन डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, मतलब लाइफ स्पेन ऑफ दिस मशीन। तो वैल्यू ऑफ दिस मशीन इज 1 लाख। ठीक है जी, तो इसकी पर मंथ जो है वो पर ईयर, सॉरी इसकी पर ईयर, तो इसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, डेप्रिसिएशन इज योर 10,000। ठीक है, तो 10,000 डेप्रिसिएशन, तो आपने डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट किया, तो डायरेक्टली कई बार ना देके वो कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर गुड लिखेगा और लाइफ स्पेन लिखेगा, उस केस में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमारा क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो देखिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स इन डोमेस्टिक मार्केट। हमने डिफरेंट फर्म्स से जो रॉ मटेरियल, चाहे फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी से जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, अगर अलग अलग फर्म दी होंगी तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, या फिर जनरली बोल देगा डोमेस्टिक मार्केट से आपने जो चीज़ें परचेज की हैं उस फर्म ने, तो उस केस में डिफरेंट फर्म का मेंशन करने का जरूरत नहीं है। अगर बोलेगा डोमेस्टिक परचेज बाय फर्म ए, तो उस केस में डोमेस्टिक परचेज को ऐड करके आपने
उसके सिंपली डोमेस्टिक परचेज को लिख देना है, लेकिन अगर डिफरेंट फर्म्स दी होंगी तो अलग अलग ऐड करना है, फिर उस केस में डोमेस्टिक सेल्स नहीं ऐड होगा, फिर गिवन नहीं होगा। और डोमेस्टिक लिखा है तो फिर हमने डिफरेंट फर्म्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हाँ, पावर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ। कई बार ये आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम क्या लिखें इसमें, ये किसके पार्ट में आएगा। जो भी इलेक्ट्रिसिटी या पावर या सर्विस चार्जेस जितने भी होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे जो है, प्लम्बिंग चार्ज अगर दिया है फर्म ने, अगर एक प्लम्बर रखा हो उसकी चार्ज पड़ रहे हैं, प्लम्बिंग के चार्ज पड़ रहे हैं, ठीक है, वाटर कनेक्शन के कुछ चार्ज पड़ रहे हैं अगर किसी फर्म को, ठीक है, फर्म ऐसी जो वाटर यूज़ कर रही है तो उसके चार्जेस जो पड़ रहे हैं फर्म को। इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया। तो इस तरह के सारे चार्जेस जो हैं, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। लास्टली मैं बताऊंगा, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन will also be included as it adds to current flow of goods and services। जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो वो सेल में नहीं आएगा, क्योंकि आपने सेल्फ कंजम्पशन में डाल दिया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो सेपरेटली आपको इसको ऐड करना पड़ेगा अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ गुड्स को यूज किया है। होपफुली आपने ये समझ लिया होगा। अगर आप इन पॉइंट्स को ढंग से बेटा कर लेते हो तो कोई भी वैल्यू एडिड का क्वेश्चन जो है आप मिस नहीं करोगे एग्जाम में। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात है। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लूँगा आपके लिए और फिर देखते हैं कि वो क्वेश्चन, ये पॉइंट्स हमें किस तरह से हेल्पफुल होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक्स के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहली चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि वो जो पॉइंट्स हमने अभी किए उनको सबसे पहले हमें एक बार दोबारा से पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद सबसे पहले वो जो पॉइंट्स जो हमने किए उसको ध्यान में रख के ही न्यूमेरिकल्स जो हैं वो निकालने हैं, ठीक है। अब ये देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल निकालने का सबसे पहला जो पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में देना वो ये कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना ही है। बिकॉज एग्जाम में फॉर्मूला अगर आपका न्यूमेरिकल गलत भी हो जाता है, अगर आपने फॉर्मूला लिखा है यू विल गेट 1 मार्क्स एटलीस्ट। अब हमें निकालना है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लेंगे NVAFC, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। अगर ये क्वेश्चन जो देखोगे तो नेट वैल्यू एडिड जो है डेट इज इक्वलेंट टू NNPFC ही मांग रहा है वो। डेट मीन्स नेशनल इनकम को ही कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है इसमें, जिसको हम NVAFC भी बोलेंगे, ठीक है। तो NVAFC निकालने से पहले हमें ग्रॉस वैल्यू एडिड एट MP निकालना है जो हमें पता है, और उसके थ्रू हम NVAFC पे पहुंचेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड एट MP जो है डेट इज इन दिस केस क्या होगा हमारा, अगेन जो वैल्यू एडिड के लिए फॉर्मूला होता था, सेल्स प्लस चेंजेस कंजम्पशन, ठीक है। तो हमें सेल्स देखना है पहले कहाँ पे है। अब देखिए सेल्स कहाँ कहाँ आते हैं, इसके सब हेड्स भी दिए हुए हैं और सेल टोटल भी दिया हुआ है। तो सेल जो आ रहा है आपका, ये देखिए सेल 800, तो 800 सेल्स दिया, डेट मीन्स टोटल सेल्स दे दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सपोर्ट्स भी दिए, तो हमने जब पहला पॉइंट किया था उसमें यही किया था कि एक्सपोर्ट जो है सेल का पार्ट है। तो डेट मीन्स एक्सपोर्ट ऑलरेडी, क्योंकि टोटल सेल्स दिया है तो एक्सपोर्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सपोर्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेल्स। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट अलग से दे दिया। तो आपने सेल्स में यहाँ पे एक्सपोर्ट ऐड नहीं करना है क्योंकि टोटल सेल्स दिया हुआ है। तो टोटल सेल्स दिया है तो कितना दिया है जी हमारा, ये आ गया हमारा 800 टोटल सेल्स आ गया हमारा। उसके बाद चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो दोनों गिवन है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है जी, क्लोजिंग 20, ओपनिंग 50। ये देखिए वही वाला पॉइंट आ गया कि ये माइनस में भी हो सकता है। माइनस में हो रहा है इसका मतलब सेल्स के अलावा जो हमारा स्टॉक पड़ा था वो भी सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है दिस विल बी द पार्ट ऑफ दिस वन, बट इसके केस में ये जब आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो आपके पास -30 आएगा। तो -30 जो है वो सेल्स में से निकल जाएगा, क्योंकि सेल्स में हमने सिर्फ जो इस साल प्रोड्यूस हुई हैं चीज़ें उसी को देना है। जो पिछले साल की प्रोड्यूस की स्टॉक में रखी हैं अगर वो सेल हो रही हैं तो हमने वो इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि पिछला साल चेंज इन स्टॉक में ऑलरेडी हम वो ऐड कर चुके हैं। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना आएगा, 20 - 50। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में देखिए क्या आएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंटरमीडिएट परचेज डेट इज 500, तो आएगा ये आएगा परचेज ऑफ मशीन फॉर ओन यूज़।
क्या ये आएगा? नहीं। ये मशीन परचेज किया गया ओन यूज़ के लिए, दिस विल बी नॉट द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो मशीन है परचेज अगर हम कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं होगा। 500। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी लिखा है, बट क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन टोटल इन ऑल दे दी गई है तो कोई भी सब कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। वो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 800 माइनस 30, यानी कि सेल्स में से पिछले साल की जो स्टॉक बचा वो जो सेल है वो माइनस हो रहा है। अब माइनस है तो आपने माइनस कर देना है यहाँ पे, माइनस 500। तो 800 माइनस 500 आपका आंसर जो आ जाएगा 270 आ गया। अभी GVA से हमने हमने कैलकुलेट करना है NVA एट FC कैलकुलेट करना है, तो हमें GVA MP में से माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, ठीक है, और हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो हम देखते हैं कि आगे इसमें कैसे कर सकते हैं हम। GVA MP इज 270। डेप्रीसिएशन देखिए कहाँ पे दिया है, ये देखिए डेप्रीसिएशन सीधा सीधा दिया है, तो आप माइनस 30 कर लेंगे, प्लस हमें NIT में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करनी है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कहीं भी नहीं दिया यहाँ पे, बट सब्सिडीज दिया है, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो दिस विल बी माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज कितनी है हमारी? 40। तो जब आप ये कर लोगे व्हाट यू विल गेट इज 280। सो NVA FC इज 280। क्वेश्चन में देखेंगे तो अगर इसका आप कैलकुलेट करना चाहते हो NVA FC, अगर हम सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड NVA FC इन लैक्स दिया है, ड्यूरेबल यूज ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी पहले बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताया था रिमेंबर करने के लिए। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सेल्स दिया है, अनसोल्ड आउटपुट। अच्छा, हमने करना क्या है? अगेन फॉर्मूला लिखना है, तो हमें सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP ही फाइंड करना है हर केस में। ओके, ये क्या होगा? अगेन फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी, सेल्स दिया, सेल्स टोटल दे दिया, और देखने की जरूरत ही नहीं है जब टोटल सेल्स दे दिया। तो चेंज इन स्टॉक यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं दिया। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 2, तो अनसोल्ड आउटपुट दे दिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा सीधा के सीधा। ठीक है, देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपका सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड तो आएगा एक पार्ट ये आएगा आपका, यस एक ही है, तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड जो है डेट इज द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आप यहां से माइनस करोगे कितना 5, तो आपको ये मिल जाएगा 22 माइनस ये मिल जाएगा आपको 17, तो 17 लाख जो आपका आएगा GVA MP। अब ये GVA MP जो है, जब हमें NVA FC निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? GVA MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस, और NIT हम माइनस करेंगे। NIT हमने माइनस किया क्योंकि अगर आप अपने फॉर्मूले में देखिए, NIT इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, एंड व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉट गिवन, ओके इट इज गिवन हियर डायरेक्टली। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट गिवन, बट इट इज आर टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आपका कितना आया 1। ओके, सो दैट इज वाई अब यहाँ पे आपका टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज देयर नो, सो टैक्सेस कितना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होगा, वो होगा 1, दैट इज 1 लाख। तो 17 माइनस 1 डेप्रीसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 1, यू विल गेट 15 लाख, दैट इज NVAP FC, नॉट वैल्यू एडेड एट FC। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब आप लोग न्यूमेरिकल जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यूज़ करके काफ़ी अच्छी तरह न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, और पर्सनली आप मेरे को कॉल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा डाउट, कोई ऐसा न्यूमेरिकल जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो और डेफिनेटली मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आई होप कि आपको मेरे इस चैनल से फ़ायदा हो रहा होगा। इस वीडियो के साथ साथ आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखें अगर आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग बढ़िया से जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग सान्याल अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।